कक्षा द्वादश गणित के अगले वीडियो में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। कक्षा द्वादश गणित। हम फिलहाल अभी तक फलनों के प्रकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो फलनों के प्रकार में हमने आच्छादक फलन को बाय मैपिंग समझने का पूर्णतः प्रयास किया था। आच्छादक फलन के बाद दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं, दूसरा जो फंक्शन है उसको कहते हैं अंतःक्षेपी फलन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रो फंक्शन, अंतःक्षेपी फलन। अब इंट्रो फंक्शन होता क्या है, इसके लिए परिभाषा ये है कि यदि किसी फलन के सहडोमेन में यदि किसी फलन के सहडोमेन का मतलब वही कोडोमेन में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हैं जो डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, तो ऐसे फलन को अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। देखिए, कहने का भाव ये है कि यदि किसी फलन के डोमेन में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हैं जो डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं हैं, तो ऐसे फलन को अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। इसको प्रतीकात्मक रूप में इसको लिखते हैं f फ्रॉम A to B अंतःक्षेपी फलन होगा यदि f A contained in B। अर्थात इसको हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं, दूसरे सेंस में, कि अर्थात जो परिसर होगा इसका माने रेंज, जो परिसर होगा वो सहडोमेन का उचित उपसमुच्चय होगा। अब आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपके पास यदि a बराबर 1 2 3 तथा b बराबर मान लीजिए 1 4 9 और 16 है, तथा f फ्रॉम A to B, यह फलन है a से b में, यह फलन ऐसा है सच दैट कि f(x) की वैल्यू x² के बराबर है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। तो आप देखेंगे, यानी हमारे पास दो समुच्चय हैं a और b। a में 1 2 3 है, b में है 1 4 9 16। यह फ्रॉम A to B कोई फंक्शन है और इस फंक्शन की कंडीशन ये है कि f(x) का मान x² के बराबर है। f(x) का मतलब x लेते हैं समुच्चय A से
और एफ एक्स की जो वैल्यू आती है, इसकी टोटल वैल्यू वो समुच्चय बी में जाती है। तो अगर हम इसके सोल्यूशन पर ध्यान दें, सोल्यूशन पे, तो एफ, चूंकि यहाँ एक्स लेना है हमको कहाँ से, ए से, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो ए से लेंगे तो एफ वन की वैल्यू हम निकालेंगे। तो एफ एक्स बराबर दिया एक्स स्क्वायर, तो एफ वन बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर होता है 1। ऐसे हम एफ टू निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एफ थ्री निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। चूंकि इसमें 3 ही अवयव हैं, 1 2 और 3, इसलिए हम इसको 3 ही एलिमेंट तक निकालेंगे। यह जो वैल्यू आ रही है, यह वैल्यू जाती है, यह वैल्यू जो मिलती है वह समुच्चय बी में पाई जाती है। तो देखिए इसकी मैपिंग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। मान लीजिए यह आपका समुच्चय ए है और यह समुच्चय आपका है बी, और ये इसकी मैपिंग है एफ। यह ए है, यह बी है। तो ए में अवयव क्या है, 1 2 और 3, तो यहाँ लिख दिया 1 2 और 3। और बी में अवयव है 1 4 9 और 16। संबंधित किससे है, 1 संबंधित है 1 से, तो 1 को 1 से कर लेंगे। 2 4 से है तो 2 को कर लेंगे 4 से, और 3 है 9 से, तो 3 को संबंधित कर लेंगे हम 9 से। आप देख रहे हैं इसमें ये एफ एक्स बराबर जो एक्स स्क्वायर की अवधारणा को चरितार्थ कर रहा है यह फलन। तो इस फलन में हम देख रहे हैं कि समुच्चय बी का एक ऐसा अवयव है 16 जो पूर्ण रूप से किसी का प्रतिबिंब नहीं है। 1 4 और 9 तो क्रमशः समुच्चय ए के 1 2 और 3 अवयवों के प्रतिबिंब हैं, लेकिन 16 ऐसा टर्म है जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। और परिभाषा में यही बताई गई है कि यदि किसी फलन के 100 डोमेन में, यह है आपका 100 डोमेन और यह है डोमेन, तो यदि किसी फलन के 100 डोमेन में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हों जो डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं हों, तो उस परिभाषा को ये चरितार्थ कर रहा है। क्योंकि 16 जो आप देख रहे हैं, 16 एक ऐसी वैल्यू है, माना 16 समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो जहां पर यह कंडीशन होगा तो ऐसे फलन को हम कहेंगे अंतःक्षेपी फलन। इसके पहले पढ़े थे हम आच्छादक फलन। आच्छादक फलन में क्या शर्त थी, आच्छादक फलन में शर्त ये थी कि समुच्चय बी का कोई भी अवयव ऐसा नहीं हो कि जो समुच्चय ए के किसी अवयव का प्रतिबिंब न हो। मतलब कहने का अर्थ यह है कि आच्छादक फलन में हमने बताया था कि समुच्चय बी के सभी अवयव प्रतिबिंबित होने चाहिए, उसका कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। किसका, समुच्चय बी का। तो समुच्चय बी का जब कोई अवयव खाली नहीं होगा तो उसको कहेंगे आच्छादक फलन। और समुच्चय बी का अगर एक से अधिक अवयव, चाहे एक अवयव अगर खाली रह जा रहा है तो इसको हम कहेंगे अंतःक्षेपी फलन। तो यही दोनों में अंतर है। अंतःक्षेपी फलन में 100 डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट खाली रहता है, जबकि आच्छादक फलन में कोई भी एलिमेंट 100 डोमेन का खाली नहीं होता है। अब यहाँ पर डोमेन कहते हैं, डोमेन जिसको हम बोलते हैं प्रांत। तो प्रांत की जो वैल्यू होगी वो समुच्चय एक एलिमेंट होता है, 1 2 3 हो गया। कोडोमेन माने 100 डोमेन, 100 डोमेन कहते हैं हम 100 प्रांत को। 100 प्रांत का मतलब समुच्चय बी के अवयव क्या है, 1 4 9 16, 1 4 9 और 16। उसके बाद आता है परिसर या परास। परिसर या परास, तो परिसर या परास में देखिए जो समुच्चय बी के वह अवयव जो प्रतिबिंबित होते हैं वही परिसर कहलाते हैं। तो प्रतिबिंबित कौन कौन है, 1 4 और 9 है, तो इसका परास हो जाएगा 1 4 और 9। तो देखिए यहां से हमको निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि अंतःक्षेपी फलन में जो परिसर होगा वो हर हाल में परिसर 100 डोमेन का ऊंचित उपसमुच्चय होगा। मतलब जो परास होगा चाहे परिसर होगा वह परिसर निश्चित रूप से 100 डोमेन का उपसमुच्चय ही होगा। इसका मतलब परिसर छोटा होगा और 100 डोमेन चाहे 100 प्रांत बड़ा होगा। तो ये कंडीशन जब होगा तो ऐसे फलनों को कहेंगे हम अंतःक्षेपी फलन। यानी पुनः एक बार समझिए, अंतःक्षेपी फलन में हमको केवल ये देखना है कि क्या समुच्चय बी का यानी 100 डोमेन का कोई अवयव खाली है। अगर अवयव खाली है तो ऐसी दशा में उसको हम कहते हैं अंतःक्षेपी फलन। तो ये अंतर है अंतःक्षेपी और आच्छादक फलन में।
आच्छादक फलन में क्या था? आच्छादक फलन में ये था, आच्छादक में ये था कि आच्छादक में कंडीशन ये था कि एफ ए की वैल्यू बी के बराबर थी, यानी एफ ए का मान बी के बराबर था। और यहाँ पर अंतःक्षेपी में क्या है? अंतःक्षेपी में ये है कि जो एफ ए होगा वो कंटेन करेगा बी में, यानी एफ ए आपका ये है, ये एफ ए है और कंटेन कर रहा है बी में, यानी यह छोटा होगा और यह बड़ा होगा, यह समुच्चय छोटा होगा और यह समुच्चय बड़ा होगा। दूसरे भाषा में ये कह सकते हैं कि जो परिसर होगा अंतःक्षेपी फलन में, जो परिसर होगा वह सह डोमेन का उचित उपसमुच्चय होगा अंतःक्षेपी में। और आच्छादक में क्या होगा? आच्छादक में परिसर और सह प्रांत, यानी कि ये परिसर और को डोमेन दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यही अंतर है, इसमें बराबर होगा और इसमें कंटेन करेगा। तो ये था आच्छादक और अंतःक्षेपी फलन में अंतर और अंतःक्षेपी फलन की परिभाषा थी। आशा करते हैं आपको ये अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।